स्पष्टता नहीं है, इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी शाही जी। आइए उनका चर्चा द ट्रुथ में स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अश्विनी सर, चर्चा द ट्रुथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अश्विनी सर, मैंने प्रस्तावना में ही उत्तर प्रदेश बीजेपी और यूपी में बीजेपी को जो नुकसान हुआ है ये सारी बातें रखी हैं और मतभेदों की भी बातें हैं। हर रोज़ इस तरह की खबरें उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही हैं जो कि राष्ट्रीय मीडिया में भी प्रमुखता से चलाई जा रही हैं कि क्या वजह है कि यूपी में बीजेपी को 27 सीटों का नुकसान हुआ। पहले तो यही समझना चाहती हूँ, उसके बाद जो कथित रूप से सीएम योगी और पार्टी के नेतृत्व या फिर केंद्र सरकार में जो प्रमुख चेहरे उनके साथ जो मतभेद की बात है उसको भी समझने की कोशिश करूंगी। शुरुआत हार के कारणों से। नेहा जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और देखिए, आपने हार के कारणों का कि आपके अंदर जिज्ञासा हुई जानने की कि क्या हुआ जी। तो कहीं न कहीं अगर कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं तो कोई ना कोई कारण तो जरूर होता है जी। तो उन बहुत से कारण हैं जिसकी समीक्षा पार्टी इस समय कर रही है कि हम क्यों हारे। क्योंकि जनता के पास डबल इंजन की सरकार थी, राष्ट्रीय विकास की चीजें थी, जो गतिविधियां हमारे उत्तर प्रदेश में हो रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक विकास की जो है लगभग जो है धारा बहा रखी है, उसकी भी कहीं कोई कमी दिखने को नहीं मिल रही है। तो क्या जनता के मन में क्या पीड़ा रही, ये इसके हम कारण खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपने, चूंकि इसमें आपके इसका नाम ही चर्चा द ट्रुथ, तो हम लोग इससे कहीं नकार नहीं सकते हैं कि जनता के उस पैमाने पर हम खरे न उतरे हों। फिर भी जनता ने हम देखिए 33 सीटें दिया है और जो कि जो पिछले 2 चुनाव के अपेक्षाकृत कम है, मगर पहले जो भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहता था उससे ज्यादा ही है। अभी देखिए 2 चुनाव हुए, उसमें समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को क्या मिला था, भारतीय जनता पार्टी को क्या मिला था। हम चूंकि एक बार जब बड़ा भव्य मकान बन जाता है तो हम उससे बड़े की अपेक्षा करते हैं। विराट कोहली एक बार अगर 200 का रन कर दे तो हम लोग 250 की अपेक्षा ही करते हैं जी। और वो 199 पर आउट हो जाए तो उनपे सवाल उठते हैं। वही स्थिति हुई है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो भारतीय जनता पार्टी पहले ये देख रही है कि हमने क्या किया, टिकट बंटवारा हमारा सही था या नहीं था, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर कोई उदासीनता तो नहीं थी, हमने जनता के की अपेक्षाएं पूरी की या नहीं की, जनता हमसे क्यों नाखुश हुई, क्योंकि हमारा जो वोट था वो कहां पर घटा, क्यों नहीं मिला, हमसे मुसलमान क्यों नाराज थे, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा उनको मकान देने की बात की, हमने उनको जो है आयुष्मान कार्ड देने की बात की, राशन भी दिया। तो ये हम देखने की बात कर रहे हैं और एक समीक्षा इसकी चालू है, वो मंडलवार हम समीक्षा कर रहे हैं और उसके रिजल्ट निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं पीछे की चीजों को सुधारते हुए। जी, लेकिन आपने कहा कि भव्य मकान बन जाता है तो उससे ज़्यादा की अपेक्षा होती है, लेकिन 27 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में, जबकि नारा तो 80 की 80 सीटों पर जो है जीत हासिल करने का था अश्विनी जी। तो कहाँ गड़बड़ हो गई? राम मंदिर का की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई और जैसा आप कह रहे कि विकास की धारा बह रही थी उत्तर प्रदेश में, इसके बावजूद जनता किन बातों से नाराज़ हो गई? आपने मुसलमान समुदाय का जो जिक्र किया, लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी का जो वोट है वो भी छिटका है। नेहा जी, देखिए, एकदम मैंने कहा कि बड़ा मकान बन जाता है, तो नारा हमने 80 सीट का दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने 79 का दिया था, 37 आई उनको जीत मानी जा रही है और हम लोग अगर 33 पर हैं तो हमारी हार मानी जा रही है। आज हम सरकार चला रहे हैं तो हमसे अगर कोई भी इंटरव्यू होता है, कोई भी सवाल होता है तो हमको एक वो माना जाता है कि ये लोग हार चुके हैं, जबकि सरकार तीसरी बार हमारी बनी है। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो किस तरीके से मनोनीत किए गए थे, जबकि चुनाव की बात हुई है, 3 चुनाव पहली बार कोई लड़कर और एक सरकार बनाने का और एक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने कायम किया है। हम उसकी वही बात हम देख रहे हैं। अब विकास की बात मैं करता हूं उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट जी, और उस लैंडलॉक स्टेट में हमने वाटरवेज, रोडवेज और एयरवेज तीनों का विस्तार किया। रोडवेज के किनारे हमने औद्योगिक गलियारा बनाने की बात की, जो 2 नोड हिंदुस्तान में बन रहा है, एक तमिलनाडु में बन रहा है और एक उत्तर प्रदेश में बन रहा है। हमने जनता के घरों घरों में, उत्तर प्रदेश के जो जब कोरोना काल आया, माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार होकर जैसे ही ठीक हुए,
उन्होंने जनता से घरों घरों में जाकर पूछा कि आपको दवाई मिली कि नहीं मिली, आपको वैक्सीन मिली कि नहीं मिली, अनाज मिला कि नहीं मिला, आपको कहीं कोई दिक्कत की नहीं हुई। हमने जब मकान बनाए, हम जब शौचालय बनाए, हमने जब बिजली दिया, हर घर को नल से जल देने की बात की, हमने सारा काम किया। उत्तर प्रदेश की हम जो 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हुए हमने विकास के काम किए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ करता था, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देने की बात की, जो आज पूरे हिंदुस्तान में मील का पत्थर साबित हुआ है। फिर भी जनता को कहीं ना कहीं कोई कमजोरी हमारे अंदर नजर आई, तभी जनता ने हमको कम करने की बात की। जनता ने हमको नकारा नहीं, जनता ने हमारी स्ट्रेंथ को थोड़ा कम किया। और आपने राम मंदिर की बात की, देखिए राम मंदिर हो, 370 हो, 3 तलाक हो, यूसीसी हो या सीएए हो, हमने कभी वोट की बात नहीं की कि वोट के लिए हमने काम किया हो। हमने देश को बनाने और देश की बिगाड़ने वाली जो संस्थाएं थी उनको बिगाड़ा, और जो बनाने वाली संस्थाएं थी उनको उभारा। 370 हमारे देश के लिए कालिक था, उसको हमने समाप्त किया। 3 तलाक एक कुरीति थी, उसको हमने समाप्त किया। वोट की चिंता नहीं की, वोट हमको मिले न मिले ये जनता के ऊपर है। जनता का आशीर्वाद, हम उनके लिए काम करते रहेंगे, जनता हमसे खुश रहेगी, हमको वोट देगी। हो सकता है कोई नाराजगी हो, हर के बेटे में जो अच्छा बेटा होता है नेहा जी ना, उससे भी कभी कभी माँ बाप को नाराजगी होती है कि तुम इतने अच्छे क्यों। जी ये नाराजगी क्या उन वजहों से भी हो सकती है, आप मानेंगे? क्योंकि कई सर्वे हुए थे चुनाव से पहले, ओपिनियन पोल्स हुए थे, उसमें महंगाई और रोजगार, इन 2 मुद्दों पर जनता ने कहा था कि वो जब वोट डालने जाएंगे तो ये 2 मुद्दे उनके जहन में जरूर बने हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि अगर जमीनी सच्चाई देखी जाए तो इन मुद्दों की ज्यादा जो है अहमियत रही, ज्यादा प्रभाव दिखा उत्तर प्रदेश में? बिहार की वजह ये मानी जा सकती है? इस तरह की मंथन में कुछ ऐसा निकल कर आया पार्टी के भीतर? नेहा जी देखिए, ये ऐसे मुद्दे हैं जो आज से नहीं, 60 के दशक से एक गाना बना था, हाय हाय रे महंगाई, वो 60 के दशक में बना था। तब से चुनाव में कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें ये मुद्दा न रहा। और आपको मैं महंगाई का आंकड़ा भी देना चाहता हूं कि नरसिम्हा राव की सरकार हो चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, डबल डिजिट में। देखिए सरकार जो है, हम बाहर जाकर टमाटर खरीदें और प्याज खरीदें, हमको महंगा मिलता है तो हमें दर्द होता है, मगर जनता यहाँ भूलती भी है। उस समय मनमोहन सिंह जी के समय में 200 रुपए से ऊपर किलो की दाल और 40-45 रुपए किलो चीनी जनता ने खरीदा है, अब वो भूल चुके हैं। जब गैस के दाम को हम लोग कहते हैं कि बगैर सब्सिडी के गैस 1241 रुपए जनवरी 14 में थी, तो जनता को भरोसा नहीं होता है, लेकिन यही जनता खरीदी है। क्योंकि होता क्या है, जनरेशन गैप हो जाता है। 10 साल में जो लड़के 12 साल के थे अब 22 साल के युवा वोटर हो जाते हैं, वो 12 साल वालों को वो नहीं पता चलता है। और जो उनके पिछली पीढ़ी के लोग होते हैं, उनके अंदर याददाश्त की, हिंदुस्तान में चाहे कहीं भी याददाश्त की एक बीमारी है, हमारे अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है। तो हम लोग ये चीज करते हैं। और आज महंगाई दर इतनी है जो 6% से नीचे होती है तो अच्छा माना जाता है। तो आज वही 6% से नीचे है महंगाई दर। इस समय आप इस चीज को देखिए, क्योंकि 3% अगर महंगाई नहीं तो रोजगार। एक लाइन जी नेहा जी, एक लाइन, ठीक है, ठीक। 3% से नीचे अगर इन्फ्लेशन आता है तो कहा जाता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आज 5 से 6% के अंदर है, जो कि सरकार के मापदंड, आरबीआई के मापदंडों के अंडर में है। जी ठीक है, लेकिन रोजगार के ऊपर भी समझेंगे कि महंगाई तो चलिए ठीक है, यूपीए के समय भी महंगाई से लोग परेशान थे, जनता परेशान थी, तो महंगाई नहीं तो क्या रोजगार, जो कि ऐतिहासिक रूप से जो है कहा जा रहा है कि भारत में रोजगार का जो है बुरा प्रभाव जनता के ऊपर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं अश्विनी शाही जी। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको कहा था और लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 27 सीटों का बीजेपी को नुकसान, डबल इंजन की सरकार, बावजूद इसके जो यहाँ पर नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं 400 का पार का जो नारा था उसमें एक बड़ी कमी जो चूक हो गई पार्टी की, वो यूपी की भी रही है। रोजगार को लेकर समझना चाहूँगी अश्विनी जी, क्या जनता में रोजगार को लेकर गुस्सा दिखा? जो आपने एक बात कही अपनी ही बातों के बीच में कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या उनमें भी थोड़ी सी उदासीनता या फिर निराशा देखने को मिली? देखिए, दोनों आपके सवाल के 2 पहलू हैं। मैं पहले आपको रोजगार पर जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में मैंने पहले भी कहा कि महंगाई और बेरोजगारी दोनों मौजूद रहे हैं और हमेशा रहे हैं। हर सरकार के सामने ये प्रश्न रहा है। देखिए अभी पिछले मैं ज्यादा पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल का यूपीए सरकार और 10 साल की एनडीए सरकार, 4 से 14, 14 से 29 तक की मैं बात, 24 तक की बात करता हूँ।
अभी माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय भी बेरोजगारी की स्थिति बड़ी ही वो मतलब समझ लीजिए कि बिल्कुल ऊपर थी। हर आदमी कहता था रोजगार नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। सरकारी नौकरियां उनके उसमें सदन में बताया गया था कि कितनी उन्होंने दी थी, कितनी कम दी थी। हम लोगों ने उसको देखिए, सरकार, भारत सरकार के पास, चाहे भारत सरकार का हो चाहे राज्य सरकारों की बात कर लीजिए, मैं भारत सरकार के पूरे परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं, तो सरकारी नौकरियों की संख्या उतनी नहीं है जितनी हमारी आबादी है। इसलिए भारत सरकार ने इनको नौकरी और रोजगार दोनों को एक साथ जोड़कर काम किया। नौकरी और रोजगार में यह हुआ कि सरकारी नौकरियां जो है हम लोगों ने इनसे 4 गुनी कर दी और सरकारी नौकरियां देने का काम किया। हम लोगों ने जब रोजगार की बात, सरकारी नौकरियां 4 गुनी किस विभागों में हुई है जी? सरकारी नौकरियों का इस समय एग्जैक्ट आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा भर्ती हमारी रेलवेज में हुई है, सबसे ज्यादा भर्ती रेलवेज में हुई है। उसके बाद चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे जल संसाधन हो या पीडब्ल्यू परिवहन हो, इसमें भर्तियां हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा भर्ती रेलवे में हुई है, जो कि पिछली 10 सालों से ज्यादा है। इसमें मैं एग्जैक्ट आंकड़े अभी नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको वो भी दे देता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने उसको रोजगार से भी जोड़ा कि जो रोजगार अगर सृजन होगा, जिस तरीके से हम लोगों ने एमएसएमई के ऊपर काम किया, हम लोगों ने स्टार्टअप देखिए कितने हुआ करते थे, आज कितने स्टार्टअप हैं। अगर एक स्टार्टअप में आप मान के चलिए कि 50 नौकरी ही सृजित हुई हो, तो लाखों नौकरियां सृजित हुई हैं। और ईपीएफओ के आंकड़े भी बताते हैं कि अगर एक संगठित क्षेत्र में अगर रोजगार बढ़ा है, ईपीएफओ के आंकड़ों पर जाइए तो 17.5-18 लाख करोड़ खाते खुले हैं, बढ़े हैं उसमें। तो यानी कि इतनी नौकरियां और रोजगार सृजित हुआ है। 11 करोड़ से 27-28 करोड़ खाते हो गए हैं। तो अब आप मान कर चलिए कि कोई भी संगठित क्षेत्र का रोजगार हो, जिसमें 20 लोगों के रोजगार मिलने के बाद ईपीएफओ में खाते खोलने जरूरी होते हैं। तो मान कर चलिए कि अगर कोई हम कह रहे हैं 10 का हो, उसने खाता ना खोला हो, उसने रोजगार उसको सृजित किया, तो अगर 10 का ही हुआ हो, तो जब 20 हो गया तो उसको खाते खोलने पड़ेंगे। तो इतने रोजगार सृजित हुए हैं। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए इसी से संबंधित है। हिंदुस्तान आज जो है मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर है, शायद आपको पता होना चाहिए, दूसरे या तीसरे नंबर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दूसरे नंबर पर है वर्ल्ड में। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम तीसरे नंबर पर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दूसरे नंबर पर हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फैलाव हो रहा है, सड़क बन रहा है, चाहे बिल्डिंग बन रही है, चाहे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये कोई भूत प्रेत जिन्नात नहीं बना रहे हैं, ये आदमी बना रहे हैं और रोजगार का सृजन हो रहा है, तभी हम दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आगे बढ़े हैं, तो वहां पर संगठित क्षेत्र है, वहां पर रोजगार सृजित हुआ है। एयरपोर्ट हमने 40 से 48 से आज 150 हो गए हैं, आप रोजगार सृजित हुआ है। रेलवे लाइन का जो दोहरीकरण और विद्युतीकरण हुआ है, करीब हजारों किलोमीटर, उसमें रोजगार सृजित हुआ है। आप इस चीज को मानकर चलिए कि हम कृषि पर बहुत हम जो ध्यान दे रहे हैं, कृषि को हम जो एक तरह से उद्योग की तरह देख रहे हैं, हम लोगों ने मोड़ा है बहुत जगहों पर, वहां पर रोजगार का सृजन हुआ है। तो ये हर जगह जहां भी हम आगे बढ़े हैं, संगठित हो या असंगठित क्षेत्र हो। और आपको मैं बताना चाहता हूं, एक स्वनिधि योजना है हिंदुस्तान में। तो स्वनिधि योजना के तहत अगर 10,000 का कर्जा कोई रेहड़ी पटरी वाला लेता है और चुका देता है तो 20,000 मिलता है, फिर चुका देता है तो 50,000 मिलता है। वो रोजगार सृजन हुआ है कि अगर वो बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। और हिंदुस्तान में आज जिसको कोई पूछता नहीं था, जो ब्याज वालों से, सूदखोरों से परेशान थे कि 10,000 रुपए ले लिया, लाखों रुपए भर रहे हैं, उससे उनको निजात मिली है। और आज रेहड़ी पटरी वाले उन चीजों से दूर होकर मुक्ति पाकर आज काम कर रहे हैं। आज अपने ठेले को, रेहड़ी पटरी वाले को आज निजात मिली है उससे। जी ठीक है। अश्विनी जी, कहीं ना कहीं आप महंगाई और रोजगार के जो भी आंकड़े या फिर यहाँ पर बातें रख रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, लेकिन एक गुस्सा जो है छात्रों के बीच भी देखने को मिल रहा था, बल्कि नीट की परीक्षा को लेकर जो विवाद देखने को मिला है, कह सकते हैं कि युवाओं का गुस्सा जो है वर्तमान सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या फिर प्रदेश की हो, गुस्सा बढ़ रहा है। और इस आक्रोश को कैसे देख रही है पार्टी, इसको कैसे जो है कार्यकर्ताओं में जागरूक करने के लिए कि वो कैसे जो युवाओं के गुस्से का सामना कर रहे हैं? देखिए, ये
इस समय बड़ा मौजूद सवाल है, क्योंकि इस समय छात्रों का गुस्सा जायज है जी। देखिए, नीट की परीक्षा हुई और नीट की परीक्षा में बहुत सी अनियमितताएं छात्रों के द्वारा बताई गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि अगर 0.0001% भी कहीं त्रुटि है तो उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा और क्षमा योग्य नहीं है। उसके पहले माननीय प्रधान जी, जो माननीय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनका बयान आया था कि परीक्षा में कोई वो नहीं हुआ है, अभी तक नहीं आया है, अभी तक कोई दिक्कत। लेकिन उसके पहले उन्होंने कह दिया, फिर कल आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके पहले उन्होंने कह दिया कि कोई भी अनियमितता होगी, किसी के द्वारा हुई होगी, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो सरकार का ये कड़ा कदम जो है एक चेतावनी की तरह देखा जाना चाहिए कि सरकार कहीं भी बच्चों के विरोध में नहीं है। लेकिन उसमें एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, एक बड़ा ही वीडियो वायरल हुआ लखनऊ की छात्रा का, एक पटेल, आयुषी पटेल करके, उसने वीडियो जारी किया कि हमारा OMR सीट फटा हुआ था, ये ऐसे हुआ था, वो हुआ। हाईकोर्ट तक मुकदमा गया होगा और उसने खुद कहा कि हमारे मामा जी हाईकोर्ट में वकील हैं, उन्होंने मुकदमा दायर किया। ये लोग मुकदमा दायर किए और जब परीक्षा एजेंसी से चीजें मांगी हाईकोर्ट ने, तो वो सब ले आकर सामने रख दिया और ये दिखा दिया कि वहां पर जो ये बच्ची के द्वारा OMR सीट या जो भी वहां पर कोर्ट में रखा गया था वो फोर्ज था, कूट रचित था। तो इन लोगों ने अपनी याचिका वापस ले ली। लेकिन अब आती है बात यहाँ पर, हिंदुस्तान में जो सरकार के खिलाफ जो चलाई जाती हैं योजनाएं, जो कूट रचित फोर्ज काम किया जाता है, जो विरोध फैलाया जाता है, वो भी सामने आ गया। 10 तारीख को ये वीडियो जो है प्रियंका वाड्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था और वो ट्विटर हैंडल पर बगैर उसकी सच्चाई जाने नेहा जी देश के लोगों तक गया। और आज कांग्रेस जो 53 से आज 99 तक पहुंच गई है, अपने जीत का जश्न मना रही है। भले ही वो हार गए, हमसे 240 से बहुत पीछे हैं, तीनों चुनाव को जोड़ लिया जाए, लेकिन फिर भी उनके वोटर्स तक और देश की जनता तक ये बात पहुंची कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये किया है ट्वीट। अब प्रियंका गांधी वाड्रा कहां है? मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रियंका गांधी वाड्रा से कहना चाहता हूं कि देश से माफी मांगिए और आप देश से माफी इस कई तरीके से मांगना पड़ेगा कांग्रेसियों को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। फिर तो धर्मेंद्र प्रधान को भी माफी मांगनी चाहिए। इतनी अनियमितताएं हुई है और छात्रों का जो गुस्सा हुआ है उसके बावजूद वो नकारते रहे, पहले नकारते रहे। अश्विनी जी, हमने खुद वो वीडियोस देखे। जी नेहा जी, जब तक किसी चीज की जांच नहीं हो जाती है तब तक आदमी सकारता नहीं है, नकारता ही है। जांच होती है, जांच एजेंसियां होती हैं। आपके कहने से, हमारे कहने से कोई चीज नहीं होता है। बहुत सी ऐसी चीजें आई हैं। अब ये बताइए, इस वीडियो पर भी तो लोगों ने भरोसा कर लिया था। जांच हुई ना, जांच हुई, कोर्ट में मामला गया, उसके बाद लोगों ने इसको क्यों नकारा? तो पहले आने तो दीजिए। माफी मांगने की मैं बात इसलिए कर रहा हूं और आप बीच में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये विरोधी दल के नेता हैं। ये 8500 का जो गारंटी कार्ड जो साइन किए हैं लोग, ये पैसा पहले दे जनता को ये लोग भ्रमित करके ये आए हैं। इन लोगों ने भ्रमित किया है। 2-2 लाख, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 लाख गारंटी कार्ड बांटे हैं इन लोगों ने। इन लोगों ने, आज जनता पूछ रही है 8500 का हिसाब। शैलजा के ऑफिस के, कुमारी शैलजा के ऑफिस के कांच तोड़े जा रहे हैं। अश्विनी जी, एनटीए ने ग्रेस मार्क दिए, उन्होंने माना कि गड़बड़ हुई है, तो फिर से परीक्षा के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है छात्रों के सामने। कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, तभी ये जो करेक्शन है वो एनटीए की तरफ से सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। जी, मैं सब जुडिस मामले में मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा, एनटीए हो, शिक्षा मंत्री हूं, मैं हूं, आप हूं, मानना ही पड़ेगा जी। और दूसरी का वो हमको करना पड़ेगा। और वही काम वो हुआ है, ग्रेस मार्क हटाओ, न करो। इन लोगों ने तो बहुत सी चीजें आरोप लगा दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो देखा, जो उनके पास सामने साक्ष्य प्रस्तुत होंगे, उस साक्ष्यों पर सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। जो फैसला देगा हम मानेंगे, एनटीए मानेगी। एनटीए कोई बाहर की संस्था थोड़े ही है कि हम सोरेश चाचा का पैसा लगा हुआ है उसमें। वो हिंदुस्तान की संस्था है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बनाई गई है। ठीक है जी।
जी, अश्विनी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बीजेपी और बीजेपी से जुड़ी जो भी राजनीति है या फिर विपक्ष के झूठे नैरेटिव की बात कर रहे हैं अश्विनी जी। इस झूठे नैरेटिव पर जनता भरोसा कर रही है, ये मौजूदा जो केंद्रीय राजनीति है उसमें ज़रूर दिख रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा उन्होंने वायनाड सीट से चुनाव में उतरने का भी ऐलान कर दिया है। इसका यूपी की पॉलिटिक्स पर किस तरह से असर या फिर बीजेपी इसे किस तरह से देख रही है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। अश्विनी जी, इससे पहले कि मैं प्रियंका गांधी वाड्रा के सवाल पर जाऊं, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि वाराणसी सीट पर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर जो है 1.5 लाख तक सिमट गया। इसे कैसे देख रही है पार्टी? ये देखिए, मैं ये कहूंगा कि देश के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन प्रधानमंत्रियों में एक अग्रणी प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी को जाना जा रहा है और उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है लगातार तीसरी बार। जी। वाराणसी की जनता हो सकता है कि कहीं किसी काम से उनके नाराज हो, हराया नहीं उन्होंने, मगर वोट का जो मार्जिन होता है उस मार्जिन को कम कर दिया। हो सकता है कि विपक्ष के सभी लोग मिलकर लड़े हों, क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था कि अरविंद केजरीवाल जी लड़े, शालिनी यादव जी लड़ी, अजय राय जी 75,000 पाए थे, फिर 1.5 लाख वोट पाए और अभी अचानक 4-4.5 लाख वोट पा जाना ही एक बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन कुछ जरूर बनारस की जनता में कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा। हो सकता है माननीय मोदी जी के प्रति नाराजगी न रही हो सकता है अजय राय जी के प्रति प्रेम हो गया हो। ये भी तो देखा जाएगा। ये हम नाराजगी की बात नहीं करेंगे। अजय राय जी के प्रति प्रेम हो गया हो या कुछ जातिगत समीकरण चल गया हो या कुछ और हुआ हो, लेकिन देश की जनता को ये सोचना चाहिए और खास करके बनारस की जनता को कि वो देश को एक एमपी नहीं प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, जो कि दिया उन्होंने। और वहीं की एमपी को ही प्रधानमंत्री कहा जाता है कि जो आज पूरे विश्व में 70% से ऊपर एक तरह से मत पाकर सबसे ज्यादा लोकप्रियता पूरे विश्व में हासिल किए हुए अग्रणी हैं। और वहां की जनता ने उनको अगर किया है तो उस जनता को पश्चाताप भी होगा आज, और आगे के चुनाव में फिर उनको 5 लाख 10 लाख से हराने और जिताने का काम करेगी, वहां विपक्ष को हराने का और माननीय मोदी जी को जिताने का काम। जी अश्विनी जी, आरएसएस के कुछ जो नेता हैं वो लगातार, इंद्रेश कुमार का बयान आपने भी देखा होगा, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं अहंकार जो है वो आ गया था, इसलिए राम का जो है न्याय हुआ है। इस टिप्पणी पर कैसे आप देखते हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जो आरएसएस है वो केंद्रीय जो नेतृत्व है उससे नाराज है और इसमें सीएम योगी के खेमे में जो है उनकी जो आकर्षण है या फिर उनका झुकाव है बढ़ने की बात भी कही गई थी। इन सब मीडिया रिपोर्ट्स पर क्या कहेंगे? नेहा जी, देखिए इस समय एक मैंने आपको पहले दौर में कहा कि नेगेटिव नैरेटिव का मामला है। इस समय देखिए हिंदुस्तान में माननीय मोदी जी ने विपक्ष के भ्रष्टाचार को उजागर करके उनके लोगों को एकदम से किनारे किया है कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नकेल कसने का काम किया है विरोधियों के ऊपर। तो विरोधियों को कुछ मिलता नहीं है तो उन्होंने अब क्या है कि साम दाम दंड भेद करके, उनको भाजपा से बैर नहीं है, उनको बैर है माननीय मोदी जी से। जी। तो अब किस तरीके से एक ऐसा नैरेटिव फैलाया जाए कि भाजपा के अंदर कई खेमेबंदी है। खेमेबंदी तो दिखती है किस तरीके से कांग्रेस के अंदर भी है और कहाँ नहीं है, लेकिन अब वो लोग ये दिखाते हैं कि संघ से और कुछ नहीं मिला तो संघ में ही करो। तो संघ से और भाजपा से बैर हो गया है, संघ अलग धड़ा हो गया है, मोदी जी अलग हो गए हैं, योगी जी के तरफ संघ आ गया है। ये बहुत से नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए इंद्रेश जी के भी बयान का स्पष्टीकरण आ गया कि उन्होंने क्यों बयान दिया था। दूसरा जो ऑब्जर्वर में लिखा था शारदा साहब ने, वो एक स्वयंसेवक हैं, स्वयंसेवकों के अपने जो मन की भावना होती है ऑब्जर्वर में वो लिखते हैं। वो कोई संघ का वो वाक्य नहीं है। वो जितने स्वयंसेवक हैं उनके मन में जो भावना, और हमारे मन में अगर हम हारे हैं तो एक पीड़ा होगी कि भाई हम अपने जीत को भी अगर हार मानते हैं तो ये तो मेधावियों की बात है ना कि हमको तो डिस्टिंक्शन पाना था लेकिन हम आज 70% पे रह गए, क्यों रह गए। तो इसके लिए जो मन में पीड़ा होगी कि हम 90% क्यों नहीं पाए, उसको व्यक्त करेगा वो भावना। तो कोई लिख कर व्यक्त करता है, कोई चौराहे पर गाली देकर व्यक्त करता है, कोई टेलीविजन पर आकर आपके सामने बैठकर व्यक्त करता है। तो ये बहुत से माध्यम है। तो वही रतन शारदा जी ने उसमें लिखा था। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ये सब स्पष्टीकरण आ गया कि संघ का कोई वो नहीं है। संघ हमारी मातृ संस्था है। और अगर कोई गार्जियन, मैं आता हूं अब
भागवत जी के बयान पर जी कि अगर कोई गार्जियन हमको सार्वजनिक रूप से कोई सीख देता है तो हम उसको आत्मसात करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संघ को और भाजपा को कोई अलग नहीं कर सकता है। जो ये कोशिश कर रहे हैं संघ, आज देखिए किस तरीके से संघ का जो है लोगों ने वो करना शुरू कर दिया। इस संघ का ये मामला है, जबकि कांग्रेस तो दिन भर संघ को गाली देती थी। इंडिया अलायंस के लोग तो संघ को दिन भर कहते थे देश विरोधी काम करते हैं। आज अचानक संघ उनके लिए इतना पूज्य कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। जी कहीं ना कहीं संघ की जो बातें हैं वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि एक राजनीति के लिए हमने देखा है कि शुरू से जो बीजेपी की राजनीति है और आरएसएस जो है इसका एक अहम सहयोगी संस्था की तरह काम करती है। अश्विनी जी 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन की बात मैं करूं, बहुत अहम यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं, लेकिन आपका जो स्तर है, परफॉर्मेंस का स्तर है पार्टी का, वो लगातार गिर रहा है और इसे खेमेबाजी का असर नतीजा कहा जा रहा है। जब तक इन चुनौतियों को आत्मसात नहीं करेगा, अपने बड़ों की सीख को आत्मसात करने की बात कही है, लेकिन पार्टी का जो प्रदर्शन निचले स्तर पर जा रहा है, जब तक इन चुनौतियों को आत्मसात नहीं करेगा सुधार कैसे हो पाएगा? अश्विनी जी देखिए नेहा जी, लोकतंत्र है ये। इस लोकतंत्र में जीत और हार लगी रहती है। निचले स्तर पर कहीं कोई चीज नहीं जा रही। 37 सीटें जीतना निचले स्तर पर नहीं है। 51 से आप देखते आइए, जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014, 2019 फिर 2024 2014 से माने जी, हम 2004 से क्यों न लें, हम 1999 से क्यों न लें, हम 51 से क्यों न चले जनसंघ को लेकर, क्योंकि हम ऐसी चीजों को लेकर 2014 से ही आकलन करें, क्यों करें। हमको तो एक पूरे देश में देखिए, हम कर्नाटक हार गए तो कुछ वहां पर कमी रही होगी, हार गए फिर जीतेंगे। हम हिमाचल हार गए फिर जीतेंगे। हम राजस्थान हम हार गए थे फिर जीते ना जी। मध्य प्रदेश में हम 1 सीट कम था उसको पूरा किए। गुजरात में 99 सीट पर आने के बाद हम 155 आए ना। तो ये तो लोकतंत्र है, यही इसकी खूबसूरती है। कभी जनता हमको थोड़ा कम पसंद करेगी, कभी ज्यादा पसंद करेगी। इसको आप ये मत कहिए कि हमने तनाबूत हो गए हैं। कोई एक ऐसी पार्टी बता दीजिए आजादी के बाद से जो 240 सीट पर लगातार 3 बार रही हो, आ दीजिए हमको। और 84 के बाद से एक पार्टी का नाम बताइए 2014 के पहले कि जो मेजॉरिटी में रही हो। 282, 103 पर हम ही रहे हैं और गिरने के बाद 240 पर आए हैं। और आज आप जो सवाल आपका हो रहा है ना जी, ये लग रहा है कि हम तो हारे हुए पार्टी हैं, हमने तो विश्व युद्ध जीत लिया था और हम जो है एक पड़ोसी भूटान से हार गए हैं। ऐसा नहीं है। ये लोकतंत्र है, यहाँ की जनता जनार्दन होती है, जनता मालिक होती है। हम उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। वो कभी उनका आशीर्वाद ज्यादा मिल जाता है, कभी कम मिल जाता है। तो थोड़ा कम मिल गया तो प्रयासों में पार्टी की कोई कमी नहीं है, ये नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, प्रयासों में कोई कमी नहीं है पार्टी की जी। पार्टी एकजुट है जो और प्रयासों में कमी होगी, प्रयासों में कमी होगी तो हम उसको दूर करेंगे। जनता की नाराजगी अगर कहीं होगी उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अश्विनी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा पर आती हूँ। बीजेपी कह रही है कि जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ है, घोषणा हुई, तो बीजेपी ने इसको परिवारवाद का नाम दिया। लेकिन बीजेपी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि परिवारवाद को ही जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर गांधी परिवार ही क्यों? वायनाड उनकी कह सकते हैं कि वहाँ पर एक जिताया जनता ने, तो फिर गांधी परिवार का एक चेहरा उतारने का फैसला लिया कांग्रेस ने। अश्विनी जी एकदम देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा एक राजनीति में आए, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वो कहीं से चुनाव लड़ें, उनको कहीं से लड़ाया जाए, क्योंकि वो जुझारू कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के लिए उन्होंने मेहनत किया है और वायनाड से वो चुनाव लड़े, हमारी शुभकामनाएं जी। लेकिन बात आती है कि परिवारवाद और कुछ नहीं, तो कांग्रेस पार्टी की मालिक जो है गांधी परिवार है। वो मालिकों का परिवार है। हम भारतीय जनता पार्टी में जरा बता दीजिए, जब से स्थापना हुई तो 2 अध्यक्ष किसी का पिता पुत्र कोई कभी हुआ हो, जरा बता दीजिए। हमारे भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे 6 साढ़े 6 साल और 10 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी रहे। इनके भी बच्चों को बता दीजिए कि लिगेसी आगे बढ़ी हो। लेकिन मैं गिनाना चाहता हूँ शीला कौल, विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, फिरोज गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी।
कौन नहीं रहा है, कितने सांसद हुए उस परिवार के। जी तो परिवारवाद वो है, नेहा जी पूरा सुनिएगा इसको, ठीक है। इसको मैं निवेदन करूंगा, आपने थोड़ा सुन लीजिएगा। जी जी परिवारवाद, हम उस परिवारवाद की का विरोध करते हैं जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब कल की परसों की मैं बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस में CWC है, कांग्रेस में बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन परसों क्या हुआ, अचानक राहुल जी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां लड़ेंगी। CWC कहां गई? कोई मीटिंग हुई, कोई बैठक हुई? ये मालिकों ने निर्णय ले लिया कि वायनाड से वो लड़ेंगी और वायनाड से उनको टिकट दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है, टिकटों का वो चयन होता है, और हम उस परिवारवाद के खिलाफ कभी नहीं हैं कि जैसे मान लीजिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है आज मेहनत करके आगे बढ़ी है, हम उसकी बात करते हैं कि एक पायलट उतरता है और अचानक उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। इंदिरा जी जो है, जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू अपनी लिगेसी सौंप के जाते हैं, ये परिवारवाद है। एक परिवार के 4-4, 5-5 प्रधानमंत्री आपने सुने हैं कहीं किसी देश में? जी। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि लालू का बेटा ही अगला परिवार का जो है वो होगा। नेहा शुक्ला और अश्वनी शाही लालू के परिवार के अध्यक्ष नहीं होंगे, मुलायम सिंह का बेटा ही मुलायम सिंह से छीन लेता है। अश्विनी जी, लालू जी का नाम लेते, चिराग पासवान का नाम क्यों नहीं लेते हैं? हम लोग, मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, या कोई भी हो जो हमारे साथ भी है, हम कभी हम उनका साथ लेते हैं, समर्थन हम नहीं करते हैं। हम बार बार स्पष्ट रूप से कहते हैं, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि नहीं आप सरकार बना रहे, कहीं ना कहीं सरकार बना रहे, तो उनके विचारों के साथ आप एक सुन लीजिए। देखिए नेहा जी, सरकार चलाना, सरकार बनाना, लोकतंत्र में बहुत सी चीजें होती हैं। आप इस तरीके से साधु और सदुकड़ी करेंगे तो सरकार बनाने के लायक नहीं रहेंगे और आपको ये देश विरोधी ताकतें उठाकर फेंक देंगी। जिस तरीके से सोरोज चाचा का पैसा लगता है और देश विरोधी गतिविधियां हिंदुस्तान में की जाती हैं और लोग इस तरीके की बात करते हैं। आज आपने देखा देश विरोधी अरुंधति राय को अगर कोई सजा होती है, कोई बात मुकदमा चलाने की बात होती है, तो लोग उसको जो है विरोध करते हैं। लेकिन अभी अजीत भारती पर मुकदमा हो जाता है, मनीष कश्यप पर हो जाता है, तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। तो किस तरीके की एक वो होती है। और आपको मैं बताने में बड़ा हर्ष होता है कि इंदिरा जी के पति को गोयनका जी ने गाड़ी दिया था। वो पत्रकारिता नहीं करते थे, लेकिन उस समय जो है, जो आज गोदी मीडिया कहा जाता है ना, उसी समय से शुरू हो गया था वो मामला। इसलिए मैं कहता हूं कि देश में ऐसी चीजों का सख्त विरोध भी होना चाहिए और मजम्मत की जानी चाहिए। इसलिए तो बीजेपी से अपेक्षाएं जो है इन सब चीजों को लेकर लगातार बनी भी हुई हैं और बढ़ती भी रहती है। अश्विनी, तो और हमारे साथ अश्विनी शाही जी लगातार जुड़े हुए हैं बीजेपी पार्टी की विचारधारा और उनकी नीतियों और उनसे जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं, चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दे, या फिर सरकार बनने के बाद तीसरा कार्यकाल जो एनडीए सरकार को केंद्र में मिला है, उसके बाद किस तरीके से जो प्राथमिकताएं हैं सरकार की वो सामने आ रही है। कुछ इन सवालों को भी समझने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अश्विनी जी, अब मैं उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है, जो कि संयुक्त विपक्ष है, इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव, कांग्रेस, कहीं ना कहीं इनको जनता ने प्यार दिया है। क्या चुनौती मौजूदा योगी सरकार के लिए अब बढ़ गई है प्रदेश में? जी, एक 37 सीट जीतकर और कांग्रेस की भी सीट यहाँ बढ़ी है, एक सीट पर आ गई थी कांग्रेस जी। तो आज 43 के आसपास ये लोग हैं। तो जनता का प्यार मिला है तभी ये 43 पर आए। और लेकिन ये समसामयिक चीजें हैं। आपको देखना होगा, अभी चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, इंडी अलायंस के एक पार्टनर जो कि दिल्ली में अलायंस में थे, पंजाब में अलायंस में नहीं थे, आम आदमी पार्टी, उन्होंने किस तरीके से इंडी अलायंस को टाटा बाय बाय कह दिया कि बस हमारा अब यहीं तक साथ है, अब आगे साथ नहीं निभाएंगे। वही कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सीटें कांग्रेस में जीती हैं वो सीटें समाजवादी पार्टी के मदद से इस तरह से जीती, क्योंकि यहाँ पर 2% वोट तक आ चुके थे, संगठन कांग्रेस का कुछ था नहीं। आज कांग्रेस को जब ये सीटें मिलती हैं तो कांग्रेस को ये लगता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया कभी, और अब उनकी भावनाएं जग जाती हैं, उनकी जो भावनाएं आती हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश एक हृदय स्थल भी है पूरे देश का और सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ हैं, वायनाड से रायबरेली राहुल जी चले आए हैं। तो अब
विपक्ष और पक्ष की जो राजनीति है वो सेंट्रलाइज उत्तर प्रदेश में होती हुई दिख रही है। उसकी कड़ी में अब कांग्रेस को ये लग रहा है कि हमने अपना वो किया है कि मेहनत किया है, हमारे कार्यकर्ता बढ़े हैं, हमको इतनी सीटें मिली हैं, हमने सीटें जीती हैं, तो अब ये 403 सीटों पर एक धन्यवाद यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। कल जब चुनाव होगा तो माननीय अखिलेश जी और माननीय राहुल जी ने इस बात पर एकदम ठन जाएगी। अभी तो राहुल जी ने 17 सीटें इनको दे दिया था, 80 में 17, ये मान के चलिए कि 1/5 दिया है, लगभग 1/5। तो अगर 400 में 1/5 अगर वो मांगने लगे, 400 में 1/5 जो है, अब जोड़ लीजिए कि कितना होता है। उस सीटें समाजवादी पार्टी देने में सक्षम है, देने की इच्छा है, ये अभी देखने वाली बात। बिल्कुल जी। और आप इस चीज को देखिए कि मायावती जी भी जितनी जगहों पर चुनाव लड़ी थी, कई जगहों पर बहुत अच्छा वोट उनको मिला था, तो उनको भी हम माइनस नहीं कर सकते हैं। तो ये आप सोच कर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चीजें खराब हैं। भारतीय जनता पार्टी 27 का चुनाव फिर से पूर्ण बहुमत से जीत कर आ रही है। और आप देखिए, ठीक है, तो आश्वस्त है मौजूदा वक्त में, तो विपक्ष बिखरा हुआ, बीजेपी का ये कहना है। लेकिन अब मैं उस मुद्दे पर आ जाती हूँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में पार्टी के भीतर नाम तलाशे जाते, संभावित चेहरों के बारे में चर्चा होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ, आप किस तरह से देख रहे हैं एक ऐसा नेता उत्तर प्रदेश में जो लगातार प्रदेश की बागडोर थामे हुए है, और जब बात डबल इंजन सरकार की आती है या फिर विकास की आती है या फिर कानून व्यवस्था के शासन की आती है, तो योगी आदित्यनाथ की सफलताएं बीजेपी बार बार गिनाती है। अश्विनी जी, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं एक उत्तराधिकारी के रूप में सबसे प्रबल चेहरों में सबसे ऊपर? देखिए, हमारे यहाँ किसी को उत्तराधिकार नहीं दिया जाता है, और नेहा जी, इस पर हम भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ही फैसला करती है। लेकिन फिर भी आपका सवाल अगर आया है तो इसका जवाब देना मेरा कर्तव्य है। आज देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बार ये कहावत है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट को जो एक बार मुख्यमंत्री चला लेता है वो देश का प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो जाता है। तो योग्यता में कोई कमी नहीं है, विकास में कोई कमी नहीं है, मगर हमारे पार्टी का जो अनुशासन है वहां पर आकर ये चीजें मात खा जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि दूसरी पार्टियों में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की राहुल गांधी जी को ही प्रधानमंत्री देखा जाएगा, अखिलेश यादव को ही देखा जाएगा। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। बहुत से योग्य लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, जो योगी जी से भी योग्य हैं, और योगी जी बहुत लोगों से योग्य हैं। तो अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि 29 तक, अभी तक तो कोई सीट खाली नहीं है। 29 के बाद अगर माननीय प्रधानमंत्री जी एक टर्म और रहना चाहेंगे तो जो करोड़ों जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, हम कार्यकर्ताओं की इच्छा ये रहेगी कि अभी और आगे 5 साल माननीय प्रधानमंत्री जी उस जगह पर बैठे और देश को आगे ले जाएं। उसके बाद योगी जी हो या और हमारे प्रखर नेतृत्व में बहुत लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़कर आएंगे, जो हमारे यहाँ न विद्वता की कमी है, न नेतृत्व की क्षमता की कमी है, न किसी तरीके के किसी के पौरुष की कमी है। तो वहां जाने के बाद बहुत लोग अभी मिलेंगे, लेकिन अभी जो चल रहा है इसमें कोई उत्तराधिकार का मामला हमारे यहाँ नहीं होता है। और इस चीज से, आप इस सवाल से उत्तराधिकार का मामला हटा दीजिएगा। उत्तराधिकार का मामला लालू जी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, टीडीपी या डीएमके, इन्हीं लोगों में होता है। हम लोगों के यहाँ उत्तराधिकार नहीं है, न कभी था। जी, आपने टीडीपी का नाम लिया, लेकिन अभी अगर जेडीयू या टीडीपी, इन दोनों ही पार्टियों का जो समर्थन है एनडीए सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुस्लिम आरक्षण इन पार्टियों की जो है सियासत रही है वो इस पर कायम है। इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए, अभी मुस्लिम आरक्षण उनका रहा है, ये उनकी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, और हम टीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। मुस्लिम आरक्षण उनका रहा है, लेकिन देखिए, ये अफवाह फैलाने की बहुत कोशिश की गई। चुनाव का जो घोषणा पत्र है, हमारा संकल्प पत्र, जो वहां का एनडीए का संकल्प पत्र था, उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, आपने इसको, तो हम उस चीज को मान कर चलते हैं कि हम संकल्पित हैं कि हम एक साथ, एनडीए का नाम जहां आएगा साथ हम हैं, और एक, इसलिए ऐसी कोई चीजों को मानकर मत चलिए कि हम जो है कहीं अलग हैं, वो कहीं अलग हैं। चीजें अलग अलग बदलती हैं। यहाँ तो देखिए, हिंदुस्तान और सनातन को इरेडिकेट करने का मामला आता है, लोग कहते हैं उनका व्यक्तिगत मामला है, किया गया ना,
आज सनातन को कीड़े मकोड़ा बताया गया, उनको डेंगू बताया गया, मलेरिया बताया गया, तो भी लोगों ने कहा व्यक्तिगत मामला है। और वो तो छोड़ दीजिए, अब अमेरिका में बैठकर किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के क्या क्या बयान दिए, उनका व्यक्तिगत मामला बता दिया जाता है, और यहाँ पर आप कह रही हैं कि उनका मामला है, आप क्या कहेंगे? तो किस तरीके से, हम तो कम से कम स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उन लोगों ने तो स्पष्टीकरण देना भी कबूल नहीं किया, और किस तरीके से बताया वहां पर। देखिए, पर सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। कब दिया? क्योंकि आपका इंटरनेशनल चैनल है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कब दिया, किस बयान के बाद दिया, उसके पहले क्या बयान दिए, उसके उस बयान की क्या प्रतिक्रिया राहुल गांधी जी के तरफ से आई, कांग्रेस के तरफ से आई, जयराम रमेश के तरफ से आई? देखना पड़ेगा इन सब चीजों को। जो बड़े नेता बोलते हैं नेहा जी, उस चीजों का बड़ा ही महत्व होता है। जिस तरीके से हम और आप अभी चर्चा कर रहे थे, मोहन भागवत जी ने और संघ ने क्या कहा, चर्चा का विषय बना था, वही चर्चा का विषय वो भी बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना, क्योंकि उन लोगों ने कह दिया उनका व्यक्तिगत विचार है, उनके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका व्यक्तिगत विचार है, कोई बात नहीं। चलिए, ये सब तो होता ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने बहुत सारे सवालों का जो है बहुत ही विस्तार और सौम्यतापूर्वक यहाँ पर उत्तर दिया है। उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों को इन सभी उत्तर पर संतुष्टि मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, समय देने के लिए आपका आभार।